नमस्कार बच्चों, डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में मैं आपकी हिंदी अध्यापिका गरिमा शुक्ला आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, इससे पहले आप लोगों को जितने भी पाठ पढ़ा दिए गए हैं, आप उनका भी नियमित रूप से अध्ययन करते रहिए। बच्चों, आइए इसी क्रम में आज हम हिंदी साहित्य से पढ़ते हैं पाठ 7, मेरी यूरोप यात्रा। बच्चों, इस पाठ में भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के यूरोप यात्रा का वर्णन किया गया है। तो आइए इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। बच्चों, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चित्र है। आइए हम इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ, तब डॉक्टर प्रसाद को इस पद से सम्मानित किया गया था। आज़ादी के बाद बनी पहली सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर खाद्य व कृषि विभाग का काम सौंपा गया। इसके साथ ही इन्हें भारत के संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के मुख्य शिष्यों में से एक थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए प्राण तक न्यौछावर करने की ठान रखी थी। स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में इनका नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। राजेंद्र प्रसाद बिहार के मुख्य नेता थे। नमक तोड़ो आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें जेल यातनाएं भी सहनी पड़ी। राष्ट्रपति बनने के बाद प्रसाद जी गैर पक्षपात व स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से संन्यास ले लिया। प्रसाद जी भारत में शिक्षा के विकास के लिए अधिक जोर देते थे। नेहरू जी की सरकार को उन्होंने कई बार अपनी सलाह भी दी। आइए बच्चों, हम अपना पाठ मेरी यूरोप यात्रा प्रारंभ करते हैं। बच्चों, इस पाठ में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यूरोप यात्रा का अत्यंत रोचक व ज्ञानवर्धक रूप में वर्णन किया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में यूरोप की मुख्य विशेषताओं, स्वेज नहर, पिरामिडों और स्फिंक्स आदि का वर्णन है। इस यात्रा वृत्तांत से एक देश के लोगों को दूसरे देश के लोगों तथा उनके रीति रिवाजों और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। आइए पाठ पढ़कर विशेष जानकारी लेते हैं। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। मैं यहाँ भी उन लोगों के संसर्ग में न पड़ा जो विदेशी ढंग से रहते और खाते पीते हैं। जाने से पहले एक दिन सच्चिदानंद सिंह ने मुझे अपने यहाँ अंग्रेजी ढंग से मेज पर खिलाया था। मैंने कांटा, चम्मच आदि का इस्तेमाल देख लिया था। इत्तेफाक से जहाज़ पर मेरे कमरे में एक पारसी सज्जन थे। वे विदेश सैर करने के लिए जा रहे थे। उनसे तो जान पहचान हो गई, पर दूसरे कोई मुलाकाती उस जहाज़ में नहीं थे। मेरी आदत भी कुछ ऐसी है कि मैं किसी से स्वतः मुलाकात या जान पहचान करने में बहुत संकुचाता हूँ। इसलिए जहाज़ पर किसी भी देशी या विदेशी यात्री से 1-2 दिन तक मुलाकात या बातचीत नहीं हुई। पर इतना मैं देखता था कि मेरी हिंदुस्तानी पोशाक की ओर बहुतेरी आंखें जाती थीं। मैं डेक पर अपनी कुर्सी रखकर कुछ पुस्तकें पढ़ता अथवा टहलता रहता। समुद्र बहुत शांत था। रास्ते में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जब तक जहाज़ स्वेज नहर से गुजरता है, तब तक थॉमस कुक कंपनी की ओर से प्रबंध रहता है कि यदि कोई मुसाफिर चाहे तो मोटर द्वारा जाकर कैरो नगर और उससे थोड़ी दूरी पर स्थित स्फिंक्स को देखकर आ सकता है। मैंने यह देख लेना अच्छा समझा। मेरे ही जैसे कुछ और मुसाफिर भी थे जिन्होंने थॉमस कुक के साथ वहां जाने का प्रबंध कर लिया। हम लोग बहुत सवेरे ही करीब 5 बजे जहाज़ से उतरकर मोटर पर कैरो चले गए। कैरो में पहुंचने पर मुंह हाथ धोने और हल्का नाश्ता कर लेने के लिए एक होटल में हम लोग ले जाए गए। इसके बाद कैरो का अजायब घर देखने गए। वहीं पिरामिडों की खुदाई से निकली हुई चीज़ें सुरक्षित रखी गई हैं। यह बहुत बड़ा संग्रह है। प्राचीन मिस्र के कितने बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों के शव
जो पिरामिडों से निकले हैं यहाँ सुरक्षित हैं। अब देखने में वे काले पड़ गए हैं, पर उनका चेहरा और हाथ पैर तो ज्यों के त्यों हैं। वे जिस महीन कपड़े में लपेट कर गाड़े गए थे, वह कपड़ा भी अभी तक वैसे ही लिपटा हुआ है। यह कपड़ा बहुत ही बारीक हुआ करता था। सुना जाता है कि यह भारतवर्ष से ही लाया जाता था। उन दिनों वहाँ के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी सामान यदि शव के साथ गाड़ दिए जाएं, तो परलोक में भी उनसे वह आराम पा सकता है। इसी विश्वास के अनुसार पिरामिडों के अंदर शव के साथ सभी आवश्यक वस्तुएं गाड़ी जाती थीं। पहनने के लिए कपड़े और गहने, बैठने के लिए चौकी आदि, खाने के लिए अन्य, श्रृंगार का सामान, सवारी के लिए रथ और नावें भी होती थीं। वे सब चीज़ें एक से एक अच्छी बनी हैं, जिनसे जान पड़ता है कि उस समय सभी लोग सोने का व्यवहार जानते थे। सुना है कि इसी प्रकार की खुदाई से मोहनजोदड़ो में जो गेहूँ निकला, वह बो देने पर उग गया। जादूघर के संग्रह और विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर मनुष्य के जीवन की अनित्यता साफ साफ दिखने लगी। ऐसे दृश्य देखकर यह मालूम होने लगता है कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं, वह सब कितना तुच्छ और अस्थायी है। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने ज़माने में बहुत जुल्म किया था, उनके शव उसी तरह आज भी पड़े हैं। जो विशेष करके वहाँ का इतिहास नहीं पढ़ता, उसे उनके नामों तक की खबर नहीं है। मैंने कुछ चित्र खरीदे। यद्यपि अजायब घर का सफ़र बहुत अच्छा रहा, तथापि मेरे दिल पर क्षणभंगुर जीवन की असारता का गहरा असर पड़ा। मैं वहाँ से उदास ही निकला। दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर पर पिरामिड देखने गए। एक स्थान पर पहुंचकर मोटर छोड़ देनी पड़ी। ऊँटों पर सवार होकर पिरामिडों तक जाना पड़ा। मेरे लिए ऊँट की सवारी बिल्कुल नई थी। पिरामिडों को नज़दीक जाकर देखा। वे बहुत अच्छी चौखटी इमारतें हैं। हमारे देश में ईंटों का पजावा जैसे बनता है, वैसे ही ये पत्थरों के बड़े बड़े चौरस किए हुए टुकड़े से बने हैं। पजावे की तरह ही नीचे की चौड़ाई ज़्यादा है और ऊपर की ओर कम होती गई है। ईंटों का पजावा तो छोटा होता है, ये बहुत बड़े और बहुत ऊंचे हैं। मेरा अनुमान है कि इनकी एक ईंट शायद 4-5 हाथ लंबी होगी। इसी के अनुसार इसकी चौड़ाई और मोटाई भी होगी। न मालूम कितने दिनों तक एक एक ईंट काटकर इतनी बड़ी इमारत तैयार हुई होगी। इसमें कितने गरीबों ने अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा लगाया होगा। यह सब एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी कायम रखने के लिए किया गया था। नाम तो अब केवल पुस्तकों में ही रह गया है। वे इमारतें जिनसे मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगह पर आज भी वर्षों के बाद ज्यों की त्यों खड़ी हैं। उनमें से अनेक की अंदर से खुदाई हुई है। उन्हीं से निकले हुए सामान का संग्रह कैरो के अजायब घर में है। मुझे स्मरण है, हाल में ही हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा था कि इन्हें खोदने का जिस किसी ने प्रयत्न किया वह मर गया, पर वहाँ की खुदाई में बहुत सामान निकला। स्फिंक्स एक अजीब चीज़ है। मुंह मनुष्य का और शरीर जानवर का। एक बहुत बड़ी मूर्ति इस रेगिस्तान में इस शक्ल की बनी पड़ी है। सुनते हैं कि प्राचीन काल में इससे प्रश्न किए जाते थे और यह भविष्य की बातें बता देती थी, पर वह जो कुछ कहती थी उसे समझना बहुत कठिन था। अब बातें तो नहीं हैं, पर यह मूर्ति यूं ही खड़ी उस प्राचीन समय का स्मरण कराती है। यह सब देखकर हम लोग संध्या तक वापस आकर रेल पर सवार हुए। पोर्ट सईद में रात के करीब 11 बजे वहाँ पहुँचे। वहाँ जहाज़ पहुँच गया था। हम सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। भूमध्य सागर में पहुँचने पर कुछ सर्दी लगी। लाल सागर तो बहुत गर्म था, अरब सागर से भी अधिक। भूमध्य सागर में पूर्वी हवा भी ज़ोर ज़ोर से चलती थी, इसलिए जहाज़ कुछ हिलता था। रास्ते में जो देखने को मिला, मैं सब कुछ देखता गया। इटली के नज़दीक सिसिली टापू के पास होकर ही जहाज़ गुजरा। वहाँ का शहर
कुछ दूर दिखाई दिया। पहाड़ तो साफ नज़र आता था। कई दिनों बाद हम लोग फ्रांस पहुँचे। रास्ते में कोई विशेष बात नहीं हुई। कभी कभी कोई टापू नज़र आ जाता था तो सब लोग उसे देखने लगते थे। समुद्र यात्रा में चारों ओर पानी ही पानी दिखता है। दिन रात पानी देखते देखते 1-2 दिन के बाद ही जी उब जाता है। अगर कहीं कोई दूसरा गुजरता हुआ जहाज़ नज़र आ गया या ज़मीन देखने में आ गई तो बहुत आनंद आता था। सभी मुसाफिर उसे इस तरह देखने लगते मानो उन्होंने कभी ज़मीन देखी ही नहीं। हम लोग मार्सेल्स में सवेरे उतरे। वहाँ एक होटल में ठहर गए। वहाँ भी कुक कंपनी की कृपा से शहर के देखने योग्य सभी स्थानों को देख लिया। दिन भर घूम घुमाकर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गया। परंतु मैं पेरिस गाड़ी बदलकर पहुँचा। यहाँ फिर जहाज़ पर चढ़कर संध्या होते होते डोवर में उतर गया। डोवर से रेल पर चलकर रात के 9 बजे लंदन पहुँच गया। यहाँ मैं मार्च के तीसरे सप्ताह में पहुँचा था, पर अभी तक काफ़ी सर्दी थी। गोवर्धन के मेरे साथ आ जाने से खाना भी हिंदुस्तानी मिलने लगा। जैसे यहाँ हम लोग भात दाल रोटी सब्जी खाते हैं, वैसे ही वहाँ भी खाने लगे। मैं तो मुकदमे की पैरवी के लिए गया था। जिस रात मैं पहुँचा, लोगों से बातचीत करके सो गया। पहुँचते ही मालूम हो गया कि सवेरे उठकर बैरिस्टर के यहाँ जाना होगा, क्योंकि उसने आपस में बातचीत करने के लिए समय दिया है। इसलिए लंदन पहुँचने के 12 घंटों के अंदर ही मैं काम में जुट गया और जब तक मुकदमा ख़त्म न हुआ दिन रात उसी के काम में लगा रहा। आइए बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। हमारा पहला शब्दार्थ है संसर्ग। संसर्ग का अर्थ होता है संपर्क या संबंध। स्वतः, स्वतः मतलब अपने आप। परलोक, दूसरा लोक। तुच्छ, महत्वहीन, निस्सार या क्षुद्र। क्षणभंगुर, पल भर में नष्ट हो जाने वाला। पजावा, ईंट, चूना आदि पकाने का भट्ठा या आवा। टापू, टापू का अर्थ होता है चारों तरफ से पानी से घिरा स्थान या द्वीप। इत्तेफाक यानी कि संयोग से। अजायब घर, वह स्थान जहाँ अद्भुत चीज़ें रखी जाती हैं। अनित्यता, अस्थायी न होने का भाव। अस्थायी, जो हमेशा न रहे। असारता, सारहीन, निरर्थक या सत्वशून्य। रेगिस्तान, मरुभूमि। बैरिस्टर, बैरिस्टर का अर्थ होता है वकील। बच्चों, गृह कार्य में आप लोग दिए गए शब्दार्थ में से 10 कठिन शब्दों को चुनकर अपनी कॉपी में कठिन शब्द के रूप में लिखेंगे। उसके बाद 10 शब्दार्थ कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न में से प्रश्न संख्या क, ख, ग एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से प्रश्न संख्या क, ख, ग का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा? उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।